हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपन ने राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 यानी कि राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में चैप्टर 6 तक था जो सारा का सारा कंप्लीट कर लिया था। अब आज करेंगे चैप्टर 7 जो बात करता है सेक्शन 39 से सेक्शन 42 तक। सेक्शन 39 बोलता है कि मेजर्स वेट एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि माप बाट और परीक्षण के औजार, इन पे कुछ बाउंडेशन लगाई गई है। इनकी बात करता है सेक्शन 39। सेक्शन 39 बोलता है कि एवरी पर्सन, जो व्यक्ति एक्साइजेबल आर्टिकल का लाइसेंस के अंडर में रहते हुए, यानी कि जिस व्यक्तियों के पास में लाइसेंस है किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का पोजीशन रखने के लिए, वो एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर या फिर सेल करते हैं तो उनके लिए कुछ बाउंडेशन लगाई गई है। वो बात करता है सेक्शन 39। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट बाउंडेशन ये है कि गुड कंडीशन, यानी कि अगर कोई भी एक्साइज कमिश्नर विहित करता है किसी भी मेजर्स या वेट या फिर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी माप या बाट या फिर कोई औजार है, एक्साइज एक्साइज ऑफिसर है, वो किसी व्यक्ति को विहित करता है यानी कि देता है, तो वो उन सब के लिए बाउंड है कि उन इन सब को एक गुड कंडीशन में रखे। यानी कि ये बोला गया है कि अगर एक्साइज ऑफिसर वो एक जो मेजर्स या फिर वेट है या फिर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है वो किसी व्यक्ति को देता है जो एक्साइजेबल आर्टिकल को रखता है, उनको सेल करता है या फिर मैन्युफैक्चर करता है, तो उनके लिए इन तीनों को ये गुड कंडीशन में रखने के लिए बाउंड है। फिर सेकंड बात बोली गई है कि किसी जो भी मेजर्स वेट या फिर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक्साइज ऑफिसर है, वो उनको विहित करने के बाद उनका किसी भी टाइम पे किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को वेट मेजर्स या फिर टेस्टिंग करने के लिए उसे रिक्वायरमेंट कर सकता है कि एक्साइज ऑफिसर उसे बोल सकता है कि किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का माप या फिर बाट या फिर करने के लिए किसी भी टाइम उसको बोल सकता है। मेजर्स वेट एंड टेस्ट, कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है उसका मेजर्स वेट या फिर टेस्ट करने के लिए कोई भी एक्साइज ऑफिसर है वो बोल सकता है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट कर सकता है। ये बात करता है सेक्शन 39 कि मेजर्स वेट एंड टेस्टिंग पे क्या बाउंडेशन लगाई गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 40 की। सेक्शन 40 बात करता है रिकवरी ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, आबकारी राजस्व की वसूली की बात करता है। सेक्शन 40 रिकवरी ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, यानी कि रिकवरी है वो किन किन कंडीशन में कर सकेगा, यानी कि किस प्रकार है एक्साइज जो आबकारी राजस्व की वसूली है वो किस प्रकार की जाएगी। तो इसमें ये बताया, दो कंडीशन बताई गई है कि इन कंडीशन से एक्साइज रेवेन्यू रिकवर किया जा सकता है। फर्स्ट है अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि कोई भी भू राजस्व की बकाया के रूप में एक्साइज रेवेन्यू की रिकवरी की जा सकती है। फिर सेकेंड है अगर कोई पब्लिक डिमांड करती है,
यानी कि इस लॉ के अंदर या फिर इस एक्ट के अंदर जैसे कि प्रिस्क्राइब मैनर बताया गया है, उसमें कोई अगर लोक जो कि लोक मांग की वसूली के लिए यानी कि पब्लिक डिमांड करती है तो वो रिकवर किया जा सकता है। यानी कि एक्साइज रेवेन्यू है वो इन दो कंडीशन में रिकवर किया जा सकता है। एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व की कोई बकाया है जो उस हिसाब से की जा सकती है, और पब्लिक डिमांड यानी कि लोक मांग की वसूली के लिए जो भी मेनर्स बताए गए हैं इस एक्ट के अंदर, उन मेनर्स के अकॉर्डिंग वो रिकवर किया जा सकता है। अब इसमें बोला गया है कि अगर कोई लाइसेंस होल्डर है वो डिफॉल्ट करता है तो उस डिफॉल्ट की वजह से कोई एक्साइज कमिश्नर है या फिर एक्साइज ऑफिसर है उस डिफॉल्ट की यानी कि उस पेमेंट को वो एक्साइज ऑफिसर वो अपने जोखिम पे वो ले सकता है। यानी कि अपने जोखिम पे एक्साइज ऑफिसर है या फिर एक्साइज कमिश्नर है वो उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने जोखिम पे लिए गए या फिर उनको कोई हानि हो रही है यानी कि कोई लॉस हो रहा है तो उस चीज को वो फोरफीचर भी किया जा सकता है। लेकिन फिर इसमें ये बात बोली गई है कि अगर कोई एक्साइज ऑफिसर है या फिर एक्साइज कमिश्नर है, कोई भी पट्टेदार यानी कि लेसी या फिर समुदेशी यानी कि कोई भी असाइनी है, उनके डिफॉल्टर की वजह से कोई भी धन है यानी कि कोई भी पेमेंट है या फिर अमाउंट है उसको रिकवरी ऑफ एक्साइज रेवेन्यू यानी कि एक्साइज रेवेन्यू की तरह वो रिकवर कर सकेगा। जो भी कोई पट्टेदार है यानी कि कोई भी लेसी है या फिर कोई असाइनी है यानी कि कोई भी समुदेशी है द्वारा व्यक्तिक्रम को दे किसी भी उनके द्वारा कोई डिफॉल्ट किया जाता है तो वो रिकवर एक्साइज रेवेन्यू की तरह ही कर सकता है एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर। ये बात बोली गई है क्लोज 1 में। फिर इसका प्रोविजन बोलता है सेक्शन 24 without the sanction of authority। इसमें बोला गया है कि अगर सेक्शन 24 में अगर कोई अथॉरिटी ने लाइसेंस उसको अनुज्ञप्त किया है यानी कि लाइसेंस उसको ग्रांट किया है तो उस लाइसेंस का कोई भी तब तक नहीं करेगा जब तक उस अथॉरिटी की परमिशन ग्रांट नहीं करवा लेता है, तब तक उसको फॉरफीचर या फिर सेल नहीं करेगा जब तक विदाउट द सेंशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि उस अथॉरिटी की सेंशन वो ग्रांट नहीं कर लेता है तब तक वो उस लाइसेंस का सेल या फिर उसमें फॉरफीचर नहीं कर सकता है। ये बात बोली गई है इसके प्रोविजन में। प्रोविजन ये बोलता है कि प्राधिकरण की मंजूरी के बिना संप्रण या पुनः विक्रय नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई भी फॉरफीचर या फिर कोई रीसोल्ड है वो नहीं किया जा सकता अगर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग उसको अनुज्ञप्ति मिली है तो। फिर सेकंड प्रोविजन बोलता है फर्स्ट चार्ज ऑन दी प्रॉपर्टी। इसमें ये बोला गया है कि इस एक्ट के अधीन या फिर किसी अन्य जो लॉ है उसके अधीन किसी भी बात के होते हुए भी किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी पर्सन से कोई व्यक्तिक्रम करने पे कोई भी अमाउंट है वो रिकवर किया जाता है यानी कि एक्साइज रेवेन्यू है वो रिकवर करना होता है तो उसके फर्स्टली उसके प्रॉपर्टी में से वो अमाउंट यानी कि एक्साइज रेवेन्यू है वो रिकवर कर सकते हैं। ये बात बोलते हैं जो प्रोविजन सेकेंड है वो। अब बात करते हैं सेक्शन 40A की।
सेक्शन 40 ये बात करता है स्पेशल मोड ऑफ द रिकवरी। सेक्शन 40A में बात की गई है स्पेशल मोड ऑफ द रिकवरी, यानी कि विशेष रीति बताई गई है वसूली की। तो इसमें ये बोला गया है कि इस एक्ट या फिर किसी लॉ में कोई भी बात होते हुए भी अगर जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है वो किसी भी टाइम पे या फिर टाइम टू टाइम कोई भी नोटिस देके, यानी कि रिटर्न में नोटिस देके उसकी एक कॉपी है उस पर्सन को भेजी जाएगी, यानी कि उस पर्सन के पते पे यानी कि एड्रेस पे भेजी जाएगी जो कि व्यतिक्रम है, यानी कि डिफॉल्टर है, जिसने एक्साइज रेवेन्यू का डिफॉल्ट किया है। उस पर्सन के एड्रेस पे ये कॉपी है जो रिटर्न नोटिस है इसकी कॉपी भेजी जाएगी। किसके द्वारा? यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है उसके द्वारा ये कॉपी उसके एड्रेस पे भेजी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका क्लोज ए बोलता है अगर कोई नोटिस के थ्रू कोई अमाउंट है, वो एक्साइज ऑफिसर है यानी कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है, वो रिक्वायर करता है किसी भी डिफॉल्टर से और उस पेमेंट को जमा कराने के लिए वो फेल हो जाता है, विफल रहा है, यानी कि कोई भी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मांगी जाने पर देय रकम को जमा कराने यानी कि संदाय करने में कोई विफल रहता है या फिर subsequently earned any money or account of such defaulter। यानी कि कोई भी पर्सन है, किसी भी पर्सन से कोई डिफॉल्टर से लिया या तो डिफॉल्टर से ली हुई या फिर उसके मध्य कोई भी धनराशि यानी कि कोई भी अन्य ऐसा अमाउंट जो या फिर तत्पश्चात आधारित यानी कि सब्सिक्वेंटली होल्ड एनी मनी, यानी कि उसके पश्चात कोई भी, तो वो उस समय तक जमा कर सकेगा जितना टाइम है वो उस नोटिस में प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके अंदर अंदर वो उस जो भी अमाउंट है, जो भी पेमेंट है उसको जमा करवा सकेगा। जिस अमाउंट के लिए नोटिस भेजा है एक्साइज ऑफिसर ने यानी कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर ने जो भी नोटिस भेजा है, नोटिस की कॉपी उसके एड्रेस पे भेजी है और उस नोटिस में जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है या फिर जो भी टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है वो उस टाइम तक वो उसमें संदाय कर सकेगा, यानी कि ये बात बोली गई है क्लोज 1 में। अब क्लोज 2 बात करते हैं जिस अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है उसके डिफॉल्टर के एड्रेस पे वो उस नोटिस में अमेंड भी कर सकता है या फिर रिवोक भी कर सकता है या 3 मंथ तक यानी कि 3 महीने तक का टाइम है जो एक्सटेंड कर सकता है। ये बात क्लोज 2 बोलता है कि जिस अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है
किसी भी डिफॉल्टर के एड्रेस पे, तो वो उस नोटिस में अमेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है, या फिर 3 मंथ का टाइम भी उसमें बढ़ा सकता है। ये बात बोली गई है क्लोज 2 में। अब क्लोज 3 बात करता है कि जिस नोटिस के थ्रू कोई भी डिफॉल्टर ने अमाउंट है वो जमा कराया है, तो उस अमाउंट में अगर कोई रिसिप्ट है, उस अमाउंट की कोई रिसिप्ट है, या फिर कोई बैंक रिसिप्ट है, या फिर कोई चालान है, ये एक गुड और सफिशिएंट प्रूफ होगा कि उसने वो पेमेंट है, वो अमाउंट है, वो जमा करा दिया गया है, यानी कि डिफॉल्टर के थ्रू वो अमाउंट उसमें जमा करा दिया गया है, जो कि अथॉरिटी ने नोटिस देके उसको उससे जो रिक्वायरमेंट की थी किसी भी अमाउंट की, यानी कि कोई भी एक्साइज रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट की थी, वो अगर वो जमा करवाता है तो कोई भी रिसिप्ट है, या फिर बैंक रिसिप्ट है, या फिर कोई चालान है, वो एक गुड और सफिशिएंट प्रूफ होगा कि उसने वो जमा करा दी गई है। फिर बात करते हैं क्लोज 4। क्लोज 4 ये बोलता है कि सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को, यानी कि कोई भी डिफॉल्टर है, उसको नोटिस दे दिया गया है, यानी कि नोटिस की तामील हो गई है, नोटिस इश्यू कर दिया गया है, तो उस नोटिस इश्यू करने के बाद जो भी अमाउंट है वो अदा कर दिया गया है, यानी कि जो भी अमाउंट है वो उसने जमा करा दिया गया है, तो वो जमा कराने के पश्चात वो उन्मोचित हो जाता है, यानी कि उस अमाउंट से वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज होने के उस दायित्व तक, डिस्चार्ज होने के उस दायित्व की सीमा तक, या फिर कोई भी डिमांड तक, अमाउंट ऑफ डिमांड तक, यानी कि जिस अमाउंट की वो डिमांड है उस तक, इनमें से जो भी कम है उस सीमा तक व्यक्तिगत रूप से जो राज्य सरकार, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके प्रति वो उत्तरदायी होगा, यानी कि जो कम होगा, जो भी अमाउंट कम होगा वो राज्य सरकार को उसे देना पड़ेगा। सेक्शन 5 बोलता है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है, उसको बिलीव हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति पे अगर सबसेक्शन 1 के थ्रू, सबसेक्शन 1 में जो नोटिस दिया गया था, यानी कि जो नोटिस तामील किया गया था उसके एड्रेस पे, और वो किसी अमाउंट को अदा करने के लिए दायी है, तो इसमें ये बोला गया है कि एक्साइज ऑफिसर का रीजन टू बिलीव हो जाता है, यानी कि उसको बिलीव हो जाता है कि वो व्यक्ति है वो डिफॉल्टर नहीं है, तो उस अमाउंट को जमा कराने के लिए वो वहां पे मना भी कर सकता है। ये सब क्लोज 5 बोलता है। अब बात करते हैं सब क्लोज 6 की। सब क्लोज 6 बोलता है कि रिकवरी ऑफ दी अरियर्स, कि रिकवरी ऑफ द एरियर्स, यानी कि बकायों की वसूली की जाती है, वो इस सेक्शन के अंदर जो बातें कही गई उस चीज पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात करता है सब क्लोज 6। अब बात करते हैं सेक्शन 41 की। सेक्शन 41 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है, उसके उनके पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, इस एक्ट में कोई भी रूल्स है वो बना सकती है। वैसे तो ये सेक्शन है जो हेडिंग बेस है, जो सिर्फ इसकी हेडिंग पूछी जाएगी एग्जाम में, फिर भी एक्साइज कमिश्नर है,
यानी कि एक्साइज कमिश्नर को कोई भी विनियम बनाने के लिए उन शक्तियों का प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन कर सकता है। कोई भी एक्साइज कमिश्नर को ये बोल सकता है कि कोई भी विनियम बनाने के लिए वो अपनी पावर है वो डेलीगेशन कर सकता है। फिर बात करता है कि कोई भी एक्साइज ऑफिसर या फिर एक्साइज कमिश्नर को उनकी पावर्स या फिर ड्यूटीज बता सकता है। या फिर वो मैनर्स बता सकता है, उन मैनर को डिस्क्राइब कर सकता है जो एक्साइज कमिश्नर के पास अपील की जाती है। या फिर कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर परिवहन है उनको विनियमित करने के लिए कोई भी रूल बना सकता है। ऐसे करके ये बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं सेक्शन 42। सेक्शन 42 बात करता है कि पावर ऑफ चीफ एक्साइज अथॉरिटी टू मेक रूल यानी कि मुख्य आबकारी प्राधिकारी के नियम बनाने की शक्ति। तो सेक्शन 41 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर बताई गई है और सेक्शन 42 में वो है चीफ एक्साइज अथॉरिटी की बात की गई है कि इनकी पावर्स क्या होगी। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो एक्साइजेबल आर्टिकल है उनका मैन्युफैक्चर करने की या फिर सप्लाई करने की या फिर स्टोरेज में रखने की या फिर सेल करने की उनकी उनका वो रेगुलेशन है वो एक्साइज अथॉरिटी कर सकती है। तो इसमें भी बहुत सारी ये दी गई यानी कि सेक्शन 42 और सेक्शन 41 ये हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की। सेक्शन 43 से 53 तक ये बात करता है। इसमें सेक्शन 43 बात करता है पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। सेक्शन 43 बात करता है कि पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल यानी कि विनिर्माण और विक्रय के स्थान में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी एक्साइज कमिश्नर है या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर है जो कि उस पद से कम का नहीं हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करे कि जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर या फिर उसको स्टोरेज रखने के लिए, तो एक्साइज ऑफिसर है या फिर एक्साइज कमिश्नर है वो वहां पे किसी भी टाइम पे एंटर कर सकता है। एंटर एंड इंस्पेक्ट यानी कि निरीक्षण कर सकता है। कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर या फिर स्टोरेज रखता है कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास लाइसेंस है
तो वो एक्साइज ऑफिसर या फिर एक्साइज कमिश्नर है, किसी भी टाइम पे जाके उस पैलेस में एंटर कर सकता है या फिर उनका इंस्पेक्ट कर सकता है, यानी कि निरीक्षण कर सकता है। अब क्लोज बी बोलता है कि कोई भी एक्साइज ऑफिसर है या फिर एक्साइज कमिश्नर है, वो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का सेल करता है, जिस पैलेस में सेल करने के लिए रखता है या फिर सेल करता है, तो वो एक्साइज ऑफिसर है या फिर कमिश्नर है, उस सेल के टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पे वो शॉप ओपन रहती है, जिन आवर में वो शॉप ओपन रहती है या फिर किसी भी टाइम पे जिन आवर में वो ओपन रहता है, उस टाइम पे वो एंटर कर सकता है या फिर उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी कि निरीक्षण कर सकता है। फिर क्लोज सी बोलता है कि एक्साइज कमिश्नर है या फिर एक्साइज ऑफिसर किसी भी बुक, अकाउंट या फिर रजिस्टर या फिर कोई भी मटेरियल है, या स्टील है या फिर यूटेंसाइल्स है। सब क्लोज सी बोलता है कि कोई भी बुक है या फिर अकाउंट है या फिर रजिस्टर है या फिर एग्जामाइन है, यानी कि उन या फिर कोई स्टील है यानी कि भपके या यूटेंसाइल है, कोई बर्तन है, औजार है, यंत्र है, उनका कोई भी आबकारी योग्य वस्तु है, यानी कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है, उनका मेजर्स कर सकेगा, यानी कि माप कर सकेगा या फिर कोई भी जो वेट कर सकेगा, मेजर्स किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का मेजर्स या वेट कर सकेगा, यानी कि माप और तोल कर सकेगा। ये बात बोली गई है सब क्लोज सी में। फिर डी बोलता है कोई भी मेजर्स है या फिर वेट है या फिर कोई टेस्टिंग है, तो उनको वो सीज भी कर सकता है। जो एक्साइज ऑफिसर है या फिर एक्साइज कमिश्नर है, वो इन सब चीजों को, वेट है या फिर कोई टेस्टिंग है, इन तीनों को वो सीज भी कर सकता है। ये बात बोली गई है सेक्शन 43 में। अब बात करते हैं सेक्शन 44 की। सेक्शन 44 बात करता है पावर ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स। टू इन्वेस्टिगेट इनटू offenses punishable under this act। यानी कि कतिपय अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का अन्वेषण करने की पावर है। वो सेक्शन 44 बात करता है कि पावर ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, यानी कि ऐसे कोई ऑफेंसेस हैं जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है, उनका इन्वेस्टिगेट करने की पावर दी गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी
एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करती है, उस रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसको राज्य सरकार निहित करे किसी भी एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, तो वो किसी भी ऑफेंस का जो कि इस एक्ट में पनिशेबल है उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फिर क्लोज टू बात करता है कि उस जो ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करता है, उसको वही पावर होगी जो कि सीआरपीसी के अधीन, सीआरपीसी में चैप्टर 12 में किसी भी पुलिस ऑफिसर को वो पावर दी गई है, वो पावर यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे उस ऑफिसर को होगी। तो ये बात करता है कि जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, उसको वही पावर होगी जो चैप्टर 12 में सीआरपीसी में किसी पुलिस ऑफिसर को पावर डेलीगेट की गई है, वो सेम पावर यहाँ पे इस ऑफिसर को होगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको प्रिस्क्राइब करती है। फिर इसमें बोला गया है कि जिस ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने वो पावर डेलीगेट की है, वो किसी भी मजिस्ट्रेट को रेफरेंस दिए बिना, यानी कि किसी भी मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किए बिना जिस पर्सन के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी कि जिस पर्सन के खिलाफ किसी भी ऑफेंस के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो उस इन्वेस्टिगेशन को यानी कि उस कार्रवाई को लेखबद्ध करके यानी कि रिटर्न में देके उस कार्रवाई को वहीं पे ही रोक सकेगा। ये बात बोली गई है सेक्शन 44 में।